नमस्कार विद्यार्थियों। आइए अब हम शुरू करते हैं अधिगम पार्ट 4। तो इससे पहले हमने अधिगम पार्ट 3 तक अध्ययन किया। उसमें हमने 30 क्वेश्चन के 3 पार्ट बनाए। तो 90 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। हम प्रयास ये करें कि अधिगम में टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएं, 150। तो आइए शुरू करते हैं अधिगम पार्ट 4। प्रश्न 1, थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए उलझन बॉक्स, बी इधर उधर घूमने की व्यवस्था, सी भोजन, डी समय। तो थार्नडाइक ने जो प्रयोग किया था उसमें बिल्ली के लिए जो पुरस्कार स्वरूप दिया गया था वह था भोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और इसको भी हम उद्दीपक भी बोलते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आता है कि थार्नडाइक ने उद्दीपक के रूप में बिल्ली के लिए क्या रखा, तो वो भोजन ही है। प्रश्न 2, कोहलर ने अपना प्रयोग किया मतलब किस जंतु पर किया था? यहाँ पर किया लिख गया है, किस किस जंतु पर किया था? ऑप्शन ए चिंपांजी पर, बी कुत्ते पर, सी चूहे पर, डी बिल्ली पर। तो यदि इसमें तो ऑप्शन ए सही है, चिंपांजी पर। यदि कभी कभी आता है वनमानुष पर, तो वनमानुष सबसे सही आंसर होता है। इसमें ऑप्शन में आप देखिए वनमानुष कहीं नहीं है, तो चिंपांजी ही सबसे, क्योंकि चिंपांजी जो बंदर होता है वो वनमानुष की प्रजाति का माना जाता है। प्रश्न 3, क्रिया की सफलता के संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? ऑप्शन ए अभ्यास, बी प्रभाव, सी तत्परता, डी उपर्युक्त सभी। तो क्रिया की सफलता एवं असफलता का संतोष से जो संबंध होता है वो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम की ओर इंगित करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। तो जिस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा उस प्रकार से उसमें आपका परिणाम आएगा। यदि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो संतोष आएगा, सफलता प्राप्त होगी, और असफलता नकारात्मक प्रभाव डालेगा तो असफलता होगी, इससे असंतोष उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी प्रभाव बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 4, थार्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया था? ऑप्शन ए बिल्ली पर, बी चूहा पर, सी कुत्ते पर, डी कबूतर पर। तो थार्नडाइक का जो प्रसिद्ध प्रयोग है आप सब जानते हैं, उन्होंने बिल्ली पर किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। कभी कभी ऐसे सरल प्रश्न भी आ जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी में इनको गलत कर देते हैं, तो इनको भी ध्यान देके करने की बहुत ज़रूरत होती है। प्रश्न 5, अधिगम का चिन्ह समरूप सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए टालमैन, बी स्किनर, सी थार्नडाइक, डी कोहलर। तो अधिगम का चिन्ह सिद्धांत, कभी कभी समरूप नहीं लिखा रहता, अधिगम का चिन्ह सिद्धांत जो है वह दिया है टालमैन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, अधिगम की सामग्री अधिक होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी है? ये प्रश्न शायद एक बार और नहीं, इसमें पहले आपसे जो प्रश्न किया गया था वो कम था। इसमें पूछा गया अधिगम की सामग्री अधिक होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी होती है, तो हमने पहले ही बताया था ऑप्शन बी खंड विधि। जब अधिगम की सामग्री अधिक होगी तो उसको हम टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करवाएंगे। तो ऑप्शन बी खंड विधि बिल्कुल सही है। और जब कम होती है तो वहाँ पर हम समग्र विधि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 7, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए थार्नडाइक, बी पावलो, सी स्किनर, डी कोहलर। तो अधिगम का अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत जो दिया था वो कोहलर ने दिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन ए प्रत्यक्षात्मक चिंतन, बी कल्पनात्मक चिंतन, सी प्रत्यात्मक चिंतन। तो जो चिंतन के प्रकार बताए गए हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो जो चिंतन के प्रकार बताए गए हैं वो है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन। एक चिंतन होता है जो प्रत्यक्ष वस्तु होती है उसके बारे में चिंतन करना, एक कल्पना होती है, कल्पना से संबंधित बातें होती हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, जिसे अमूर्त हम कहते हैं, अमूर्त चिंतन कहते हैं। एक प्रत्यात्मक चिंतन जिसमें हम धारणाओं का उदाहरणाओं का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी चिंतन के जो प्रकार हैं बिल्कुल सही है, ऊपरी सभी। प्रश्न 9, प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तु घटनाओं गुणों आदि का उल्लेख करते हैं, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए रास, बी वुडवर्थ,
सी लेविन, डी पियाजे। तो प्रत्येक संबंधित विचार वस्तु घटनाओं गुणों का उल्लेख जो किया है वो रास ने किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ए स्टेनले हॉल, बी स्किनर, सी कैटल, डी कोहलर। तो यहाँ पर जो आपका सबसे सही ऑप्शन होगा स्किनर। स्किनर ने लक्ष्य प्राप्ति में समस्याओं को जो बाधक पूर्ण करते हुए बताया है, उससे कठिनाइयों पर जो विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार से ऑप्शन बी स्किनर सही होगा। प्रश्न 11, किसने चिंतन प्रक्रिया में 5 तार्किक स्थितियों का वर्णन किया है और तर्क को तार्किक चिंतन कहा है? ऑप्शन ए रास, बी जॉन डीवी, सी वुडवर्थ, डी स्किनर। तो यह जो चिंतन की 5 तार्किक स्थितियों का वर्णन किया और तर्क को तार्किक चिंतन की बात कही है, वो कही है प्रयोजनवादी जॉन डीवी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, बालकों में समस्या समाधान की समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? ऑप्शन ए प्रयास एवं भूल विधि, बी सूझबूझ विधि, सी वैज्ञानिक विधि, डी उपर्युक्त सभी। तो समस्या समाधान की समझ विकसित करने के लिए जो विधि अपनाई जानी चाहिए वह है ऑप्शन डी सभी, क्योंकि इन सभी विधियों से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, किसके अनुसार समस्या समाधान वह ढांचा है जिसमें तार्किक चिंतन निहित है? ऑप्शन ए स्टेनले ग्रे, बी स्किनर, सी कैटल, डी पियाजे। तो समस्या समाधान वह ढांचा है जिसमें तार्किक चिंतन निहित है, यह जो कथन कहा है वो कहा है स्टेनले ग्रे ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, प्रयास एवं भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी उद्दीपक, डी प्रयत्न। तो प्रयास एवं भूल विधि में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है प्रयत्न। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सिद्धांत का नाम भी है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली का प्रयोग व्यवहार चिकित्सा में होता है? ऑप्शन ए क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सी अनुकरण का सिद्धांत, डी सूझ का सिद्धांत। तो किस अधिगम प्रणाली में का प्रयोग व्यवहार चिकित्सा में किया जाता है? तो यह है ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्किनर जो थे वो बहुत बड़े व्यवहारवादी थे। व्यवहारवाद में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक भी लिखी है। आगे प्रश्न 16, पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किए गए थे? ऑप्शन ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी चिंपांजी, डी चूहा। तो पावलोव क्लासिकी अनुबंधन संबंधी प्रयोग जो किया गया था वह कुत्ता पर किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, सीखने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए अनुकरण, बी प्रयत्न एवं भूल, सी अंतर्दृष्टि, डी अनुबंधन। तो सीखने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है प्रयत्न एवं भूल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कान, बी रोग, सी आयु, डी लिंग भेद। तो सीखने का जो शारीरिक कारक जो सबसे कम प्रभाव डालता है वह है ऑप्शन डी लिंग भेद। प्रश्न 19, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, बी परिपक्वता, सी व्यवहार का ज्ञान, डी उपर्युक्त सभी। तो अधिगम प्रक्रिया में जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 20, अधिगम वह क्रिया है जो बात की क्रिया पर अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालती है। अधिगम की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए गेट्स की, बी स्किनर की, सी पियाजे की, डी वुडवर्थ की। तो अधिगम की क्रिया जो अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालने वाली परिभाषा दी है वो वुडवर्थ ने दी है। तो ऑप्शन डी वुडवर्थ की बिल्कुल सही है। प्रश्न 21, प्रयत्न एवं भूल विधि का सिद्धांत किसने दिया? तो आप सभी जानते हैं प्रयत्न एवं भूल विधि सिद्धांत जिसने दिया है वो है थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 22,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन है? तो ये भी आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि ये सिद्धांत हर सेक्शन में, हर बीएड में पढ़ाए जाते हैं, डीएलएड में भी पढ़ाए जाते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो देन है वो ऑप्शन बी स्किनर की बिल्कुल सही है। प्रश्न 23, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी पावलर, डी कोहलर। तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो दिया है वह कोहलर ने दिया है, वो पावलर ने दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये इस सिद्धांत का नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी है, क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत भी है और अनुबंधन सिद्धांत भी है। प्रश्न 24, सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए अनुकरण, बी प्रयत्न एवं भूल, सी अंतर्दृष्टि, डी अनुबंध। तो ये प्रश्न शायद दोबारा रिपीट हुआ है। तो जो सीखने की सबसे सरलतम विधि है वो है ऑप्शन बी प्रयत्न एवं भूल। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक को सीखने पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कान, बी रोग, सी लिंग भेद, डी परिपक्वता। तो कौन शारीरिक कारक है जो सीखने पर अनुकूल प्रभाव डालता है? यहाँ पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले कारक को हमको जानना है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, परिपक्वता। प्रश्न 26, अधिगम प्रगतिशील रूप से व्यवहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? ए गेट्स, बी स्किनर, सी पियाजे, डी केल्विन। तो ये परिभाषा दी है स्किनर ने। अधिगम की प्रक्रिया से व्यवहार को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया बताया है। तो आप सब जानते हैं स्किनर बहुत बड़े व्यवहारवादी थे। उन्होंने व्यवहार से संबंधित प्रवृत्ति के बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया है और उससे संबंधित लेख भी लिखे हैं। तो ऑप्शन बी स्किनर बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, बालकों की चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए? ऑप्शन ए भाषा विकास पर ध्यान देना, बी रटने की आदत को दूर करना, सी प्रेरणा प्रदान करना, डी उपर्युक्त सभी। तो बालकों में यदि चिंतन शक्ति को हमें विकसित करना है तो जो हमारे द्वारा किए जाने वाले अर्थात शिक्षक द्वारा किए जाने वाले उपाय हैं वह भाषा विकास पर भी ध्यान देना की ज़रूरत है, रटने की आदत को भी दूर करने की ज़रूरत है और बच्चे को प्रेरणा भी प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, किसके अनुसार मनोवैज्ञानिक विवेचन में चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें विशेष रूप से श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रभावित होते हैं? ऑप्शन ए रास, बी वैलेंटाइन, सी वुडवर्थ, डी केल्विन। तो मनोवैज्ञानिक विवेचन एवं चिंतन से संबंधित जो प्रयोग की बात कही है वो हैं वैलेंटाइन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, हिलगार्ड ने अपनी किस पुस्तक में सीखने के 10 से ज़्यादा सिद्धांतों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ लर्निंग, बी त्रुटि एवं अधिगम, सी अधिगम सिद्धांत, डी थ्योरी ऑफ चाइल्ड साइंस। यहाँ पर हिलगार्ड ने अपनी किस पुस्तक में 10 से ज़्यादा सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो इसका सबसे सही आंसर है थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 30, सीखने के मुख्यतः कितने नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 8, डी 5। तो यहाँ पर सीखने के मुख्यतः नियम पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, अगर सीखने के कुल नियम थॉर्नडाइक ने कितने बताए हैं तो यहाँ बताना पड़ेगा 8, लेकिन मुख्यतः पूछे जाएँ तो बताया जाएगा 3। तो यहाँ इसका उत्तर ऑप्शन बी 3 बिल्कुल सही है। इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्नों का अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।